हेलो दोस्तों, ओम एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से वैदिक सभ्यता लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले जो हमने क्लास की हमारी क्लास उसमें पढ़ा था, आर्यों का निवास चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में हमने कौन सा युद्ध, दशरथ के युद्ध के बारे में चर्चा की थी। कौन से युद्ध के बारे में चर्चा की थी? दशरथ के युद्ध के बारे में चर्चा की थी। सुबह मॉर्निंग में जब आज क्लास चल रही थी तो कुछ जो नए स्टूडेंट थे जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ ने कहा कि सर हम तो नए नहीं हैं, अभी फर्स्ट बार ही हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये डर लगा कि जो पीछे वाले जो पहले जो स्टूडेंट थे, परिपक्व स्टूडेंट, वो हमारे से आगे चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो नया स्टूडेंट है अभी उसने तैयारी स्टार्ट की है, कंपटीशन में आया है, डरने की कोई बात नहीं है। मैदान में सभी बराबर है। ठीक है, अपने मैदान में कंपटीशन में सभी बराबर हैं। जो दौड़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा, कंपटीशन में किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ेगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। किसके अनुसार पढ़ना है? सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। राजस्थान पुलिस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उन्हें किस प्रकार से एनालाइज करना है, कौन से टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से 100% मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप रेगुलर क्लास लेते हो तो आपको 100% राजस्थान पुलिस में सफल या सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मैं आपको कहूँ, एक विद्वान था जिनका नाम था इकबाल। एक विद्वान था जिनका नाम क्या था? इकबाल। ठीक है, विद्वान का क्या नाम है? इकबाल नाम है। इन विद्वान ने कहा था, उस स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं मैं, जो अभी जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। एक विद्वान है और विद्वान का नाम क्या था? इकबाल। इन्होंने कहा था हिंदू यूनानी चीन सब मिट गए यहाँ से। हिंदू यूनानी चीन मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदू यूनानी मिस्र चीन सब मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, जर्मनी भी आए, ठीक है, और भी बहुत सारे देश आए जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। लेकिन भारतीयों ने, ठीक है, ये भारतीय शासन व्यवस्था के कारण वो यहाँ पर नहीं टिक पाए और यहाँ से चले गए। ठीक है, तो कंपटीशन सभी के लिए समान है, जो पढ़ेगा वो पाएगा। ठीक है, इससे आगे तो घबराना नहीं है। सभी का जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका 100% से सिलेक्शन होगा, आराम से होगा। क्यों नहीं होगा? जो पुराने बच्चे हैं वो कोई जरूरी थोड़ी वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता में हमने दशरथ के युद्ध के बारे में पढ़ा था। कौन से युद्ध के बारे में पढ़ा था? दशरथ के युद्ध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ वैदिक कालीन संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में कुछ वैदिक कालीन संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि साहब कौन सी संस्थाएं, किस प्रकार की संस्थाएं। वैदिक काल में 4 प्रकार की संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। वैसे तो और भी संस्थाएं थी, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो राजा की कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। उन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4। मैंने कहा वैदिक काल में 4 संस्थाओं का मूल रूप से उल्लेख किया गया है जो राजा की या तो सहायता करती थी या उनके कार्यों पर नियंत्रण करती थी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं थी? उन संस्थाओं के नाम है, एक का नाम है सभा। एक का क्या नाम है? सभा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैदिक कालीन संस्थाएं। वैदिक कालीन संस्थाएं, इन संस्थाओं का कार्य क्या था? इन संस्थाओं के द्वारा राजा के कार्यों पर या राजा के अंकुश जो अधिकार थे उन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता था। इन संस्थाओं में सबसे जो पहली संस्था है उस संस्था का नाम है सभा। क्या नाम है? सभा। उसके बाद में एक दूसरी संस्था थी जिसका नाम था समिति। एक दूसरी संस्था थी जिसका नाम क्या था? समिति। तीसरी संस्था की बात करें, तीसरी संस्था का नाम है विदत। क्या नाम है? विदत। तीसरी जो संस्था है उस संस्था का नाम है विदत। और चौथी और अंतिम जो संस्था थी उसको गण कहा गया। क्या कहा गया? गण। मैंने कहा वैदिक काल में जो राजा होता था उसके कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए 4 संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। उन संस्थाओं में एक संस्था का नाम है सभा, दूसरी संस्था का नाम है समिति, तीसरी संस्था का नाम है विदत और चौथी संस्था का नाम है गण। दोस्तों, उतारना चाहो, लिखना चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ओम एजुकेशन ऐप पर आपको रोजाना इसी प्रकार से क्लासें मिलती रहेगी। ठीक है, शेयर और लाइक करने में कंजूसी नहीं करे दोस्तों, शेयर और लाइक करते रहिए। मैंने कहा वैदिक कालीन संस्थाएं 4 थी, सभा, समिति, विदत और गण। अब एक एक के बारे में तोड़ मरोड़ कर चर्चा करते हैं। मैंने कहा एक संस्था थी जिसका नाम है सभा। एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? सभा। ठीक है, सभा का जो अध्यक्ष होता था इसे सुजान कहा जाता था। सभा का जो अध्यक्ष होता था
इस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सुजान कहा जाता था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विद्वत और गण। सभा का जो अध्यक्ष होता था इसे सुजान कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? इसे सुजान कहा जाता था। ठीक है। और इस सभा में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही भाग ले सकते थे। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वैदिक कालीन कौन सी संस्था थी जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी? सभा। वैदिक कालीन में कौन सी संस्था है जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी? ठीक है, उस संस्था का नाम है सभा। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सुजान। ये भी पूछा गया है कि वैदिक काल में एक संस्था थी जिसके अध्यक्ष का नाम था सुजान। ठीक है, और इस सभा में पुरुष और स्त्री दोनों भाग ले सकते थे। फिर आगे पूछा गया कि इस सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया? 8 बार। इस सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया? 8 बार। सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुजान। एक संस्था है जिसका नाम है सभा। सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुजान। इस सभा में पुरुष और स्त्री दोनों ही भाग ले सकते थे। इस सभा में पुरुष और स्त्री दोनों ही भाग ले सकते थे। इसमें ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, कितनी बार किया गया है? 8 बार। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? 8 बार। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूं, ये जो सभा थी, ठीक है, ये जो सभा थी ये वर्तमान, ठीक है, ये सभा वर्तमान राज्यसभा के समान थी। वर्तमान किसके समान थी? राज्यसभा के समान थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वैदिक कालीन या ऋग्वेदिक कालीन वो कौन सी संस्था थी जिसे वर्तमान राज्यसभा के समान माना गया है? उस संस्था का नाम है सभा। उस संस्था का नाम क्या है? सभा। इसके अध्यक्ष क्या कहलाता था? कि मित्रों इसका अध्यक्ष सुजान कहलाता था। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही भाग ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये याद करना है कि वैदिक कालीन में कौन संस्था थी जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग ले सकते थे। ठीक है, उस संस्था का नाम है सभा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 8 बार में किया गया है। वैदिक कालीन में कौन सी संस्था है जिसे वर्तमान राज्यसभा के समान माना गया है? उस संस्था का नाम है सभा। क्या नाम है? सभा। उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था थी, उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था थी उस संस्था का नाम था समिति। ध्यान से सुनना है, इसके बारे में ध्यान से सुनना है। उस संस्था का क्या नाम था? समिति। बाद में मैंने कहा कि महत्वपूर्ण जो संस्था थी ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी समिति। ध्यान से सुनो मित्रों, इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो संस्था थी उसका नाम था समिति। कि सब क्या प्रश्न पूछा जाता है? सबसे पहले इस समिति में जो भाग लेते थे वो कौन होते थे? ठीक है, इस समिति में जो भाग लेते थे वो कौन होते थे मित्रों? अभिजात वर्ग के लोग। कौन से लोग? अभिजात वर्ग के लोग। अभिजात वर्ग के लोग। अभिजात वर्ग के कौन से लोग? धनवान लोग। अभिजात वर्ग के कौन से लोग? धनवान लोग समिति में भाग लेते थे। अभिजात वर्ग के लोग कौन से लोग? धनवान लोग। कहाँ पे भाग लेते थे? समिति में। कौन सी संस्था थी? समिति। ठीक है, मैंने कहा ऋग्वेदिक कालीन जो दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी उसका नाम था समिति। उसका क्या नाम था? समिति। इसमें भाग लेने वाले लोगों को अभिजात या धनवान, ठीक है, परिभाषा नहीं है, ये पूछा जाए कि समिति में कौन से लोग भाग लेते थे? अभिजात वर्ग के लोग। कि साहब अभिजात वर्ग के कौन से लोग? धनवान लोग। मान लो अभिजात भी नहीं दिया, धनवान भी नहीं दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया सम्राट वर्ग के लोग। कौन से वर्ग के लोग? सम्राट वर्ग के लोग। सम्राट वर्ग का अर्थ भी क्या है? धनवान लोग। सम्राट वर्ग का अर्थ भी क्या है? धनवान लोग। ठीक है, कि साहब अब महत्वपूर्ण प्रश्न क्या निकल के आ गया? इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आया कि समिति में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। समिति में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो ऋग्वेदिक कालीन में कौन सी संस्था थी, ठीक है, जिसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी? समिति। वो कौन सी थी? समिति। ऋग्वेदिक कालीन में कौन सी संस्था है जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी? सभा। कौन सी थी? सभा। ये प्रश्न पूछ भी लिया है दोनों तरीकों से। ऋग्वेदिक कालीन में कौन सी संस्था थी जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती हैं? तो आपका उत्तर होगा सभा। यदि भाग नहीं ले सकती आपका उत्तर होगा समिति। कौन सा होगा? समिति। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को मित्रों ईशान कहा जाता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक संस्था है जिसका नाम है समिति, और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। इस समिति का उल्लेख मित्रों ऋग्वेद में 9 बार किया गया। इस समिति का उल्लेख मित्रों ऋग्वेद में कितनी बार किया गया? 9 बार किया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक संस्था है, दोनों महत्वपूर्ण संस्था
संस्थाएं कि साहब एक है सभा और एक है समिति। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सुजान। क्या कहा जाता था? सुजान। और समिति के अध्यक्ष को दोस्तों ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और इस समिति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 9 बार किया गया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना चाहो उतार लो। आगे चलते हैं हम, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपकी यादाश्त के लिए। मैंने कहा ऋग्वेदिक कालीन संस्थाएं थी, 4 संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदत और गण। सभा, समिति, विदत और गण। सभा के अध्यक्ष को सुजान कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष को सुजान कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष को सुजान कहा जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग ले सकते थे। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग ले सकते थे। इसके बाद मैंने कहा दूसरी संस्था है समिति। दूसरी कौन सी है? समिति। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 9 बार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वह ऋग्वेदिक कालीन में कौन सी संस्था थी जिसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी? वो कौन सी थी? समिति। कौन सी थी? समिति। समिति में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। एक बात आप नोट करना चाहो तो कर लो, समिति वर्तमान लोकसभा के समान थी। समिति वर्तमान लोकसभा के समान थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऋग्वेदिक कालीन में कौन सी संस्था है जो वर्तमान राज्यसभा के समान है? दोस्तों वह संस्था है सभा। वह संस्था कौन सी है? सभा। ऋग्वेदिक कालीन में कौन सी संस्था है जो वर्तमान लोकसभा के समान है? वह संस्था है समिति। उतार लो, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। दोस्तों मित्रों, शेयर और लाइक करने में कंजूसी मत करो। शेयर और लाइक करते रहो। आपको पसंद आ रहा है वीडियो, रेगुलर होम एजुकेशन आपके साथ बने रहो और इसी प्रकार से शिक्षा का आनंद या पढ़ने का आनंद उठाते रहो। उसके बाद मैंने कहा एक जो तीसरी संस्था थी उस संस्था का नाम है विदत। उस संस्था का नाम क्या था? विदत। ये भी पूछा गया। किस नाम का पूछा गया? रेलवे में पूछा गया। कब पूछा गया प्रश्न? रेलवे में पूछा गया। 2013-2015 के आसपास ये प्रश्न आया था। जयपुर रेलवे से पूछा गया कि आर्य की जो सबसे प्राचीन संस्था थी, आर्य की जो सबसे प्राचीन संस्था थी उसे क्या कहा गया? उसे विदत कहा गया। इसके बारे में केवल यही प्रश्न पूछा गया कि आर्य की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी संस्था? प्राचीन संस्था। आर्य की सबसे जो प्राचीन संस्था थी उसको क्या नाम दिया गया? विदत नाम दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्य की 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण। आर्य की जो सबसे प्राचीन संस्था थी उसे विदत कहा गया। क्या कहा गया? विदत। उसके बाद में चौथी संस्था है, इसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद में चौथी जो संस्था है उस संस्था का नाम मैंने बताया थी गण। कौन सी संस्था थी? गण। मैंने कहा तीसरी संस्था, आर्य की तीसरी संस्था कौन सी थी? विदत। विदत के बारे में दे रखा है। आर्य की सबसे जो प्राचीन संस्था थी उस संस्था का नाम है विदत। आर्य की सबसे जो प्राचीन संस्था थी उस संस्था का नाम है विदत। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। कितनी बार उल्लेख हुआ है? नहीं किया गया। कितनी बार उल्लेख किया गया है? उसके बाद में छोटी संस्था है उसका नाम है गण। ठीक है, पूछा नहीं जाता, पूछा भी नहीं गया, 3 के बारे में पूछा गया आज तक। फिर भी चर्चा कर लेते हैं कि आर्य की चौथी संस्था थी वो थी गण। सामान्य लोगों की जो सभाएं होती थी उन्हें गण कहा जाता था। सामान्य लोगों की जो सभाएं होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? गण कहा जाता था। और इन गण शब्द का उल्लेख वैदिक काल में 46 बार हुआ है। ठीक है, वैदिक काल के कौन से वेद में? ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। मैंने कहा चौथी संस्था है गण। चौथी संस्था कौन सी है? गण संस्था है। सामान्य लोगों की जो संस्था होती थी, जो सभा होती थी उसे गण कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? गण कहा जाता था। और वैदिक कालीन जो एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, इसमें इसका उल्लेख 46 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 46 बार हुआ है। क्यों लिख पा रहा हूं 46 बार? क्योंकि 2 बार दोनों प्रश्न पूछ लिए गए। सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया? सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? 8 बार। कितनी बार हुआ? 8 बार। उसके बाद में समिति का भी प्रश्न आ चुका है कि समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ? 9 बार। समिति का उल्लेख कितनी बार हुआ? 9 बार। और दोनों के अध्यक्ष भी पूछे गए हैं।
सभा का जो अध्यक्ष था उसका नाम था सुजान। सभा का जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या था? सुजान। और जो समिति का जो अध्यक्ष है उसका नाम है ईशान। क्या नाम है मित्रों? ईशान। इस प्रकार से वैदिक कालीन जो संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी, 4 संस्थाएं थी, सभा, समिति, विद्वत और गण। सभा, समिति, विद्वत और गण। सबसे प्राचीन जो संस्था थी पूछा जाता है तो सबसे जो प्राचीन संस्था थी उसका नाम है विद्वत। ठीक है, वह कौन सी संस्था है जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी? वह कौन सी संस्था है जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी? ठीक है, कौन संस्था है? समिति। कौन संस्था है? समिति। समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। वो कौन सी संस्था है जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी? महिलाएं और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, स्त्री प्लस पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। वो कौन सी संस्था है? वो संस्था है सभा। कौन सी है? सभा। और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था सुजान। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सुजान। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन जो सभाएं थी, जो संस्थाएं थी, उनका उल्लेख हमने कर लिया। अब जो राजा की जो शासन व्यवस्था थी किस प्रकार से संचालित थी? ठीक है, वैदिक कालीन जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से संचालित थी? इसके शॉर्ट लेना चाहो तो ले लो, साफ कर रहा हूं मैं। वैदिक कालीन जो राजा की जो शासन था किस प्रकार से संचालित होता था? सबसे ठीक है, वैदिक कालीन संस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। अब कि किस प्रकार से संस्था जो प्रशासन था वो किस प्रकार से संचालित होता था तो देखते हैं। वैदिक कालीन शासन, वैदिक कालीन शासन, वैदिक कालीन शासन। ठीक है, वैदिक कालीन शासन सबसे पहले हम चर्चा करें। प्रश्न पूछा गया कि वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई थी समाज की, सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? ग्राम। प्रश्न पूछा गया है बार बार, कैसे पूछा गया है वो भी बताऊंगा मैं। वैदिक काल में सबसे छोटी जो इकाई थी उसका नाम था ग्राम। उसका क्या नाम था? ग्राम। और बेटाओ, मित्रों, दोस्तों, ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैदिक कालीन जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम था ग्राम। उसका क्या नाम था? ग्राम। और ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के बाद में जो दूसरी जो इकाई थी उसका नाम था जन। सॉरी, जन नहीं था, उसका नाम था विस। क्या नाम था? विस। विस के अध्यक्ष को विस्पति कहा जाता था। विस के अध्यक्ष को विस्पति कहा जाता था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रकार से पूछेगा फिर से भी रिपीट करेंगे। ये भी बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कहा वैदिक कालीन सबसे छोटी जो इकाई थी उसका नाम था ग्राम। उसका क्या नाम था? ग्राम। और ये जो ग्राम था इसके जो अध्यक्ष था इसे ग्रामीणी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। उसके बाद में विस। उसके बाद में कौन सी संस्था थी? विस। ग्राम के नीचे, ठीक है, विस। दोनों प्रकार बताओ, ग्राम के नीचे विस। और विस का जो अध्यक्ष होता था उसे विस्पति कहा जाता था। विस का जो अध्यक्ष होता था उसे विस्पति कहा जाता था। और यहाँ पे मैं 1500 का नोट लगा देता हूँ। 1500 का नोट लगा देता हूँ। 500 का, 1000 का तो वैसे भी नहीं चल रहा, 500 का चल रहा है, आधे वापस मुझे दे देना आप। लेकिन ठीक है कि नोट में क्या लिखोगे गुरुजी? ठीक है, तो लिखना है विस का जो अध्यक्ष होता था विस्पति होता था। विस का अध्यक्ष कौन होता था? विस्पति होता था। और इस विस का शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, विस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों ध्यान दो, मैंने कहा सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। ग्राम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। ग्राम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। उसके बाद में आता है विस। उसके बाद में क्या आता है? विस। विस के अध्यक्ष क्या कहलाता था? विस्पति। विस का अध्यक्ष क्या कहलाता था? विस्पति। और इस विस का उल्लेख 170 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 170 बार हुआ है। उसके बाद में तीसरा, ठीक है, उसके बाद में तीसरा आता है जन। उसके बाद में कौन सा आता है? जन। और जन का उसका अध्यक्ष कहलाता था जनपति। जन का अध्यक्ष क्या कहलाता था? जनपति। जन का अध्यक्ष मित्रों क्या कहलाता था? जनपति। मैंने कहा सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम के बाद में विस। विस का अध्यक्ष क्या कहलाता था? विस्पति। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीणी। उसके बाद में मैंने नोट लगाया 500 का और इस नोट में लिख दिया विस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। विस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। और उसके बाद में जो इकाई आती है, महत्वपूर्ण इकाई आती है, उसका नाम था जन। उसका नाम क्या था? जन।
वैसे तो सबसे बड़ी इकाई जन ही माना गया है, ठीक है। और जन के अध्यक्ष को जनपति कहा जाता था, जन के अध्यक्ष को जनपति कहा जाता था। फिर यहाँ पे मैं 2000 में नोट लगाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कंजूसाई कर रहे हो आप लाइक और शेयर करने में, इसलिए नोट थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष को जनपति कहा जाता था, इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। इस शब्द का उल्लेख कौन से वेद में? ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 275 बार, ठीक है। कि सर हमने पढ़ लिया, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम, उसके बाद में वेद, उसके बाद में जन, ठीक है। 3 दे रखी है, लेकिन कई किताबों में, कई गाइडों में एक तीसरा चौथा और दे रखा है, राष्ट्र। कौन सा दे रखा है? राष्ट्र, राष्ट्र और दे रखा है। और राष्ट्र शब्द का उल्लेख पूरे वैदिक काल में, पूरे ऋग्वेद में केवल कितनी बार हुआ है? एक बार। राष्ट्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है, ठीक है। अब की गुरुजी प्रश्न कैसा पूछा जाएगा सुन लो मित्रों। या तो बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा, ठीक है, वैदिक कालीन संस्थाओं का बढ़ता क्रम, ग्राम, कौन सा लिखोगे? ग्राम। उसके बाद में आप लिखोगे विष, ग्राम के बाद में कौन सा लिखोगे? विष। विष के बाद में जन, विष के बाद में क्या लिखोगे? जन। और जन के बाद में राष्ट्र। या तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। मान लो ये नहीं पूछे तो बढ़ता हुआ क्रम मैंने लिख दिया, सबसे पहले आएगा राष्ट्र, क्या आएगा? राष्ट्र। उसके बाद में जन, उसके बाद में जन, उसके बाद में विष, उसके बाद में विष, और विष के बाद में ग्राम। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैंने कहा सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम, ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी सबसे, उसके बाद में विष, विष का अध्यक्ष विषपति, उसके बाद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहो, और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। ओम एजुकेशन आपके साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है, और प्रयास करते रहिए, आपको एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। थैंक यू।